नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 96 से लेकर 100 तक। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 95 तक के सारे कार्यपत्रक बहुत ही आसान तरीके से करवा दिए हैं। उन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे द्वारा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और गणित की कार्यपुस्तिका भी करवाई जा रही है, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 96, इसमें दक्षता है संवेदनशील मुद्दों पर अपनी तार्किक समझ अभिव्यक्त करना। इसमें दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी है। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है, उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसकी आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज्यादा जरूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा तथा उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय में अपने विचार को लिखिए। तो लिखेंगे, हम अरुणा के पिताजी को सलाह देंगे कि अभी अरुणा की उम्र पढ़ने की है, इसलिए आपको शादी का ख्याल छोड़ देना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ आप सिलाई का काम सिखा सकते हैं, जिससे भविष्य में उसके काम आएगी, परंतु अभी उसकी आयु पढ़ाई करने की है। आपको इसकी पढ़ाई पूरी करानी चाहिए। हमारी सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कम उम्र में शादी कर उसका जीवन नरक तुल्य क्यों बनाना चाहते हो? आज सरकार बच्चियों की पढ़ाई पर बहुत जोर दे रही है। अरुणा से भी कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के काम में हाथ बटाया करो, जिससे उनको कुछ मदद मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 96। कार्यपत्रक नंबर 97, इसमें दक्षता है देखी सुनी कहानियों का अपने शब्दों में वर्णन कर पाना। इसमें दिया है नंबर 1, क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए हो? अपने अनुभव शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे, रविवार के दिन हम 3 मित्र इकट्ठे हुए। सभी ने शहर से बाहर अंबा माता मंदिर जाने का तय किया। हम मंदिर तक मोटरसाइकिल से गए। मंदिर दर्शन के बाद हम वहां बने पार्क में पहुंच गए। पार्क में खूब झूले लगे हुए थे। वहां हमने साथ में लाया हुआ खाना खाया। शाम होते होते हम घर वापस आ गए। उसके बाद नंबर 2, आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, इसके बारे में लिखिए। तो लिखेंगे, इस बार हमारा पूरा परिवार दशहरा मेला देखने गया। यह मेला दशहरा मैदान में लगा हुआ था। मेले में खूब सारी दुकानें थी। मेले में खूब झूले भी लगे हुए थे। वहाँ हम अलग अलग झूलों में झूले। हमने खूब खिलौने खरीदे। मेला देखकर हम सभी खुश थे। उसके बाद नंबर 3, आपके आसपास आपने कोई बड़ी दुर्घटना, चोरी की खबर सुनी होगी। उस खबर या घटना के बारे में लिखिए। तो लिखेंगे, पिछले महीने हमारे गांव के पास मुख्य मार्ग पर एक बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। यात्रियों से भरी बस का अचानक से आगे का टायर फट गया। सभी यात्री घबरा गए और डर के मारे यात्रियों की चीख निकल गई। ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। ड्राइवर ने स्टीयरिंग को संभाल कर रखा और धीरे धीरे ब्रेक लगा दिए। बस सड़क से नीचे उतर गई। बस पेड़ से टकराने से बाल बाल बच गई। यह देखकर सभी यात्रियों की जान में जान आ गई। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी सुरक्षित बच गए। सभी यात्रियों ने ड्राइवर को धन्यवाद दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 97। कार्यपत्रक नंबर 98, इसमें दक्षता है गद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया है दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस कहानी को पढ़ेंगे। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने 3 पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर से नीचे खुदाई करें। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से
एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उसने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब है कि वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहता है। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब है कि वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहता है। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का है, इसका मतलब है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते हैं। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर यह बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों रखा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। उसके बाद प्रश्न उत्तर। नंबर 1, पशुओं का झुंड देना चाहते थे तो बीच वाले भाई के लिए। नंबर 2, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है तो प्रस्तुत की। नंबर 3, इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए तो चतुर जमींदार। नंबर 4, भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई तो अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को। नंबर 5, यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों। तो लिखेंगे, यदि हम जमींदार के स्थान पर होते तो तीनों बेटों को जमीन, जानवर और सोने के बराबर 3-3 हिस्से करके बराबर बराबर बांट देते। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 98। कार्यपत्रक नंबर 99, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया है, कविता दी है, दी गई कविता को पढ़कर पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कविता दी है, हट पर बैठा चांद एक दिन माता से है बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की जो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप मैं कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो अब करेंगे प्रश्नोत्तर। तो इस कविता में किस किस के बीच की बात हो रही है तो चंदा और उसकी माँ के। नंबर 2, चांद क्या सिलवाना चाहता है तो झिंगोला। नंबर 3, माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने से डर क्यों लगता है तो क्योंकि चंदा कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए माँ को डर लग रहा है। उसके बाद नंबर 4, इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को अपनी शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे, एक चंदा ने हट पकड़ ली और अपनी माँ से बोला, हे माँ मुझे रात को सर्दी लगती है इसलिए मेरे लिए एक झिंगोला सिलवा दो। मैं रात को ठिठुरता हुआ बड़ी मुश्किल से अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। तब माँ ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है पर डर लग रहा है। डर इस बात का है कि कभी तुम एकदम छोटे हो जाते हो कभी बड़े हो जाते हो, इसलिए तुम्हारी नाप तो कैसे ली जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 99। कार्यपत्रक नंबर 100, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखिए। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला गया। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहा। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं पर उनको मुझसे लगाव भी कम है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत नहीं है। ऐसा मुझे याद नहीं कि मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहा।
खाता रहता, काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। अब करेंगे प्रश्न उत्तर। ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आप इस प्रकार के प्रश्न बनाइए। तो एक प्रश्न बन जाएगा गिलहरियों के झुंड का नेता कौन बना हुआ था। एक प्रश्न बन जाएगा लेखिका के खाना खाने के लिए बैठने पर गिल्लू कहाँ बैठ जाता। एक प्रश्न बन जाएगा लेखिका ने उसे कहाँ बैठाना सिखाया। एक प्रश्न बन जाएगा गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी। नंबर 6, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी, तो थी काजू। उसके बाद नंबर 7, आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। तो एक गिल्लू नाम दिया गया था, चिड़िया को, गिलहरी को, मोर को, बाज को, तो ये दिया था गिलहरी को। नंबर 2, गिल्लू लेखिका की थाली में से उठाकर खाता था, तो खाता था चावल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 96 से लेकर 100 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।